पिछले 11 भाषण में प्रधानमंत्री ने जो जो कहा लाल किले के प्राचीर से, उसका कितना इंप्लीमेंट हुआ। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। जितने दावे किए थे आज तक 11 साल में कितने पूरे हुए, जितने नए मिशन, जितनी नई घोषणाएं और जितने नए सपने दिखाए थे वो 2014 से 2025 में कितने पूरे हुए, प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं देगी। नागरिक के तौर पर आपको इसका जवाब खोजना होगा, बशर्ते कि इसको आप जरूरी मानते हैं। अगर आप जवाब खोजने के इच्छुक होंगे तो, वरना आपको अगर नए नए घोषणाओं से गुदगुदी अब आदत बन चुकी है तो 2047 की तमाम घोषणाएं आपके सामने दिवा स्वप्न बना करके पेश कर दी जाएंगी। स्कूल बंद, रोजगार खत्म, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, सांप्रदायिक तनाव चरम पर, इन सारी चीजों को जो आज आप झेल रहे हैं इस पर चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन आपके ऊपर आरएसएस थोप दिया जाएगा। मैं आरएसएस से जुड़े हुए कुछ बात को आपके सामने रखूं, लेकिन उसके पहले मैंने शुरुआत में आरएसएस के खतरे के समय जो पोस्टर आपको दिखाया, जरा इस पोस्टर को फिर से देखिए। भारत सरकार के मंत्रालय ने, सरकारी मंत्रालय ने यह पोस्टर जारी किया है और इसमें सबसे ऊपर तस्वीर किसकी आपको दिख रही है? सावरकर की। यानी सावरकर जो खुद ही अपना नाम वीर लगा करके अभी तक लालायित थे कि मुझे एक राष्ट्र नायक बनाया जाए। आरएसएस इस काम में दिन रात लगा था कि सावरकर इस देश के राष्ट्र नायक बन जाएं। अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना भाषण आपको याद है कि नहीं? सावरकर माने तप, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तर्पण, सावरकर माने तिल मिलावट। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिल मिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। अटल बिहारी वाजपेयी भी सावरकर प्रेमी थे और नरेंद्र मोदी भी सावरकर प्रेमी हैं। और आरएसएस के 100 साल पूरे होने के जश्न में सर पर भगवा पगड़ी और भगवा जैकेट के साथ इस बात का अब ऐलान हो चुका है कि सावरकर इस देश के सबसे बड़े राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने देश को आजाद किया। गांधी की तस्वीर से ऊपर। और सावरकर ने किसको रिप्लेस किया है? अंबेडकर को। गौर से सुनिए और फिर से सुनिए कि सावरकर ने बीजेपी की सरकार में किसको रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई है? अंबेडकर की। इस फोटो में अंबेडकर कहीं नहीं है। समझदार को इशारा काफी। और फिर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वह हिस्सा सुनिए जिसमें आरएसएस की तारीफ के कसीदे पढ़ करके पूरे देश को सांकेतिक ऐलान की तरह यह मैसेज दे दिया गया है कि अब यह देश आरएसएस में बन चुका है और अब आने वाले वक्त में वो आरएसएस के सपनों का भारत बनेगा। देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि कुछ आंकड़े जाते जाते आप सुनते जाइए कि आरएसएस का मतलब क्या है। आरएसएस ने इस देश की जंगी आजादी में एक नाखून तक नहीं कटाया, एक भी प्रमाण नहीं, एक भी दस्तावेज नहीं। मगर मैं यहां यह कहना नहीं भूलूंगा कि सावरकर की शुरुआत एक देशभक्त की तरह हुई थी और उन्हें काला पानी की सजा भी हुई थी और उस वाले हिस्से को हम मानते हैं कि वो देशभक्त सावरकर थे। लेकिन जिस समय
शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के अशफाक उल्ला खां, सुखदेव राजगुरु से लेकर के उसी काला पानी की सजा पाए तमाम शहीद हो गए। फांसी के तख्ते को चूम लिया, गोलियों को खाया, मगर अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। वही सावरकर बाद में माफी मांगते हैं अंग्रेजों से, ताकि हमें माफ कर दो, हम आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आपके पक्ष में माहौल बनाएंगे और देश की आजादी की लड़ाई से हमेशा दूरी बनाए रखेंगे। पेंशन पर गुजारा करने वाले सावरकर मेरे नायक नहीं हो सकते। माफी मांगने वाले सावरकर मेरे और भारत के नायक नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी बताए इस देश को कि क्या अब वो सावरकर को माफी मांगने के साथ जब सिलेबस में पढ़ाएगी, देश भर में फोटो बनवाएगी और वहां शहीद आजम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का फोटो होगा, तो फिर दोनों का न्याय कैसे होगा? इनमें से किसी ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, फिर सबको एक साथ रख करके किसका सम्मान बढ़ाया जा रहा है और किसका अपमान किया जा रहा है, यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। लौटिए आरएसएस पर। 1925 में बना एक संगठन जिसका मूल विचार हिंदुत्व का है, जिसका मूल विचार हिंदू राष्ट्र का है, जिसका मूल विचार हिंदू वर्चस्व का है, जिसका मूल विचार राष्ट्र की परिकल्पना एक हिंदू राष्ट्र की तरह है। और उस समय तक तो बंटवारा भी नहीं हुआ था, उस समय तक तो पाकिस्तान का कहीं अस्तित्व नहीं था, उस समय तक तो झगड़ा नहीं उतना बढ़ा था। हालांकि मुस्लिम लीग बना करके, हिंदू महासभा बना करके अंग्रेजों का एक धड़ा भारत में ही हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई और 1857 के बाद से ही शुरू कर चुका था। हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं कहने वाले मुसलमान नेताओं से भी अंग्रेजों ने कहलवा दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और एक साथ नहीं रहते। और हिंदूवादी संगठनों की ओर से तमाम लोगों ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार किया, दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, दो राष्ट्र के सिद्धांत को लागू करवाया। जितना जिन्ना दोषी उतना हिंदू महासभा से लेकर के आरएसएस से वैचारिक रिश्ता रखने वाले हिंदूवादी संगठन के लोग भी दोषी। उसके बाद आरएसएस ने भारत के जितने बड़े राष्ट्रीय आंदोलन चले, 1930 के कांग्रेस द्वारा घोषित स्वतंत्रता दिवस को आरएसएस ने नहीं मनाया और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को भी आरएसएस ने सहयोग नहीं किया। 1925 में आरएसएस बना और उसके बाद 1947 तक किसी भी जन आंदोलन में जिसमें लोग गोलियां खाकर शहीद हो रहे थे, फांसी के तख्ते को चूम रहे थे, हिंदू मुसलमान से ईसाई हर जाति हर धर्म के लोग इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे थे, आरएसएस उस पूरे आंदोलन से दूरी बनाए हुए था। यह घोषित उनका नियम था। वो कहते थे कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है, हमारी राजनीति से कोई मतलब नहीं। और आज देश के प्रधानमंत्री 100 साल पूरे होने पर उस संगठन के लिए कहते हैं कि अब वो देश का एक ऐसा संगठन जैसा दुनिया में कोई संगठन नहीं, और अघोषित तौर पर कह रहे हैं देश अब वही सांस्कृतिक संगठन के मुताबिक चलेगा। अंग्रेजों को इसलिए भी आरएसएस खतरा नहीं लगा क्योंकि जब वो किसी आंदोलन में शामिल ही नहीं हो रहा था तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहा था, इसलिए अंग्रेजों के सामने आरएसएस कभी चुनौती ही नहीं बना। वो आरएसएस 100 साल बाद देश का सबसे शानदार संगठन अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। भारत आजाद हुआ, दो तरफ टुकड़े हुए। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाद में जनसंघ के नेता थे उनका नाम आता है। यानी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर चलाने वाले लोग जनसंघ और आरएसएस से रिश्ता रखने वाले थे। वो आरएसएस 100 साल बाद देश का सबसे अच्छा संगठन बनेगा। भारत में जब तिरंगा स्वीकार किया गया तो उस तिरंगे को ट्राई कलर बता करके उसका विरोध किया गया और कहा गया कि भगवा झंडा अब इस देश का झंडा होना चाहिए। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी 3 रंग 3 संख्या जहां है वो शुभ नहीं होती। और तिरंगे को शुरुआत में एक आध बार गलती से फहराने के बाद आरएसएस ने कई दशक तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। कुछ नौजवानों ने जब तिरंगा फहराने की कोशिश की तो उनके ऊपर मुकदमा करवा दिया। बहुत बाद में उन्हें यह समझ में आया कि जैसे हाफ पैंट को फुल पैंट बनाना चाहिए। काली टोपी तो अभी भी आरएसएस की किसी विदेशी
ऐसे संगठन से रिश्ता बताती है जिसके कारनामे इतने काले थे कि दुनिया कहती है कि ऐसे काले कारनामे वाले हमें नहीं चाहिए। उनसे जा करके आरएसएस के